हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप यहां भी आइए और ऑन एयर शो में आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रतिभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो चलिए शाम की शुरुआत, और सबसे पहले कॉलर्स के कॉल लेने से पहले हमेशा हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा लेकर आए कि थोड़ी क्लैरिटी मिले उनको इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आज जो हम करने वाले हैं, जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो दरअसल है फैक्टर इन्वेस्टिंग। क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इन्वेस्ट करने के समय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मायने रखते हैं कि हमें कितना इससे मुनाफा मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। और कई बार हम जब उन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते तो जो हम सोच के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड से हम इतने पैसे बना लेंगे, वो बन नहीं पाते और फिर हमें थोड़ी निराशा हाथ लगती है। तो प्रतिभा जी, मैं चाहूँगी कि इस पर आप थोड़ी सी आज रोशनी डालें और बताएं हमें कि फैक्टर इन्वेस्टिंग सबसे पहले तो ये टर्म है क्या, और अगर इस टर्म को हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो कैसे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आमतौर पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर्स जो है एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक्टिव फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि हमें मार्केट से, बाजार से बेटर रिटर्न्स चाहिए। वो कैसे होता है कि एक फंड मैनेजर होते हैं और फंड मैनेजर स्टॉक पिक करते हैं। ना सिर्फ स्टॉक पिक करते हैं, ये भी तय करते हैं कि कौन सा सेक्टर में कितना वेटेज होना चाहिए, ऊपर या नीचे, जो इंडेक्स के हिसाब से ऊपर या नीचे होना चाहिए, और कौन सा स्टॉक में कितना वेटेज होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स से आप अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, यानी मार्केट से बेटर रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है तो थोड़ा बहुत इसमें एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा होता है। ये एक है कि हम मार्केट से बेटर रिटर्न चाहते हैं। दूसरा, एटलीस्ट मार्केट रिटर्न तो मिल जाए, इसके लिए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। जैसे इंडेक्स है वैसे ही आपको रेप्लिकेट करना है, वही स्टॉक्स खरीदना है, वही वेटेजेस में खरीदना है और मार्केट रिटर्न्स में आपको संतुष्ट रहना है। अगर आपको ये दोनों के बीच में कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। जैसे हमने इंडेक्स की बात की, निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स आप ले लो, उसमें आपने कुछ फैक्टर्स डाल दिया जो रिटर्न्स को इफेक्ट करते हैं, और वो एक दूसरा एक इंडेक्स बनाते हैं उससे, और वो बोलते हैं स्मार्ट बीटा फंड्स या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। अब ये फैक्टर्स होते क्या है, कहाँ से हम बेटर रिटर्न्स कर सकते हैं इंडेक्स से और कम एक्सपेंसेस के साथ। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो रिटर्न्स पे बहुत भारी रहता है। एक तो नंबर 1 वैल्यू, माने फंडामेंटल्स के हिसाब से कम भाव में, मतलब सस्ते में मिल रहा है स्टॉक, तो वो वैल्यू होता है। मैं एकदम सिंपल तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ना वेरी सिंपल वे। दूसरा है लो वॉलेटिलिटी। हमें चाहिए रिटर्न्स मार्केट से बेहतर चाहिए, लेकिन इतना वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। मतलब जो कम उतार चढ़ाव के स्टॉक्स होते हैं वो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब ये फिल्टर डाल सकते हैं इंडेक्स पे। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनीज जिसका डेट बहुत कम है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ऐसे कंपनीज चूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और ऑब्वियसली वैल्यू है तो उसका ऑपोजिट भी रहेगा, ग्रोथ भी है। ग्रोथ मतलब प्रॉफिटेबल कंपनीज जिसका बहुत टाइम से सस्टेन्ड हाई प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, वो कंपनीज। और अल्फा, ये भी एक फैक्टर है, मतलब जो कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट कर रहे हैं वैसे कंपनीज को चूज करें। तो आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं और उसमें ऐसा फिल्टर डाल के दूसरा एक स्मार्ट बीटा फंड पैदा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं तो वैल्यू फंड का एग्जांपल में आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो सबसे हाई वैल्यू लगता है 20, वो 20 फंड्स है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक्सपेंस रेशो आपका कम रहता है और आप इंडेक्स से बेटर करने का मतलब चांसेस है
लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी न्यू कैटेगरी है इंडिया में, तो बहुत साल का परफॉर्मेंस डेटा नहीं है। और कोई भी फैक्टर आप ले लो, कभी वैल्यू परफॉर्म करेगा, कभी ग्रोथ परफॉर्म करेगा, तो एक ही वैल्यू अगर आप लेंगे तो हो सकता है आप बीट नहीं कर पाए। तो मल्टी फैक्टर फंड्स भी होते हैं, जैसे आपने ले लिया अल्फा फंड विथ लो वॉलिटिलिटी, ऐसा भी एक फंड होता है मल्टी फैक्टर फंड। जैसे फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी 30 इंडेक्स, तो 2 फैक्टर को आपने कर दिया तो बेटर रिटर्न्स होने की उम्मीद है। तो आप इसलिए करते हो कि आपको डाइवर्सिटी, एक पोर्टफोलियो में आप डाइवर्सिफाई कर सको, बेटर रिटर्न्स मिल सके और कम रिस्क हो रिटर्न्स। जी, तो कुल मिलाकर ये है कि हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आजकल लोग रिसर्च तो करने लगे हैं, फिर भी इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं ये इतने फेमिलियर नहीं होते हैं। और प्रतिभा जी, आप भी ये चीज़ महसूस करती होंगी कि ज़्यादातर लोग इसकी डिटेलिंग को नहीं समझ पाते। अब इसमें एक फैक्टर होता है स्मार्ट बीटा फैक्टर, ये जो होता है ये क्या है और इसको कैसे समझें? जैसे मैंने बताया, ये इतने सारे फैक्टर्स बताया, वॉलिटिलिटी, वैल्यू, ग्रोथ। आपने कोई भी इंडेक्स ले लिया और वो इंडेक्स के ऊपर एक फिल्टर डाल दिया। हम निफ्टी 50 में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी 50 जैसे वैल्यू जो सबसे टॉप वैल्यू फंड्स है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये स्मार्ट बीटा हो गया। मतलब आप सिर्फ इंडेक्स की नहीं, इंडेक्स में भी आप चूज कर रहे हो लेकिन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो बायसेस भी होते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे लगता है सीमेंट नहीं चलेगा। ऑब्वियसली डेटा भी होता है, लेकिन एज ह्यूमंस हमारे इमोशंस थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। बट इन दिस क्लियरली मैथमेटिकली निकल के आएगा, ये निफ्टी 50 में जो सबसे हाई वैल्यू लग रहा है आज की तारीख में, टॉप फंड्स जो 20 स्टॉक्स है वो निकल के आएंगे निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड में। तो अगर आपने फिल्टर डाल दिया इंडेक्स के ऊपर तो स्मार्ट बीटा हो गया। जी, चलिए ये तो रहा कि किस तरीके से हम इसको समझे, जो फैक्टर्स फंड होते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर हमें बताया। लेकिन मैं एक नए इन्वेस्टर के तौर पर आपसे समझना चाहूँगी, तो मैं इसको बहुत ही मैं कहूँ बेसिक से अगर मैं समझना चाहूँ और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहूँ इस फैक्टर फंड्स को, तो मैं कौन-कौन से फंड पिक कर सकती हूँ? देखिए, कोई भी फैक्टर एवरग्रीन नहीं होता। जैसे कुछ साल पहले ग्रोथ वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर वैल्यू स्टॉक्स अच्छे करने लगे। तो मेरे हिसाब से आप जैसे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि आपको उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो आप ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव भी कम हो और अल्फा भी ज्यादा मिले, वैसा वैसा वाला ये लो वॉलिटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, ये आप चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि आप पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो ये स्मार्ट बीटा फंड से रिप्लेस नहीं कर सकते। आई एज अ पर्सन एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एक्टिव फंड्स, और मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि एक्टिव फंड्स विल आउट परफॉर्म। तो अगर आप स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक पोर्शन ऑफ योर फंड्स कैन बी स्मार्ट बीटा। अगर आप बहुत सारा ग्रोथ का फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको बैलेंस करने के लिए वैल्यू ले सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर ले और बैलेंसिंग के लिए ले और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ले। अगर आप बहुत रिस्क अवर्स हो तो मोमेंटम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका उतार चढ़ाव ज्यादा हो और आप स्टमक नहीं कर पाओगे वो वॉलिटिलिटी को। जी, चलिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया कि फैक्टर इन्वेस्टिंग आखिरकार होती क्या है और साथ ही इन फंड्स को भी लेकर आपने हमें बहुत क्लैरिटी दी। तो आगे बढ़ते हैं, अब शो में वक्त हो गया है कॉलर्स के सवाल और जवाब का। तो सबसे पहले कॉलर हरिप्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ है। हरिप्रसाद जी, पूछिए क्या कुछ है आपका सवाल? मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैम, मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मुझे 2 बेटियां है, 6 साल की, 7 साल की और अभी 4 साल की है जी। तो मुझे अभी 15-20 साल तक इन्वेस्ट करना है। उनकी शादी, एजुकेशन और मेरी रिटायरमेंट। तो मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। पिछले 1 साल से मैंने म्यूचुअल फंड में ऐसे आपके चैनल से या यूट्यूब से इधर उधर से ऐसे मालूम करके खुद से ही इन्वेस्ट किया हूँ। आप तो 5 सिप है, उसमें से 3 सिप स्टेप अप किया हूँ 10% से। तो मेरा ये सवाल है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें कुछ बदलाव करना है क्या? ठीक है,
चलिए आपके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो प्रतिभा जी, 45,000 रुपए ये निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 2,43 लाख इस वक्त हो चुकी है। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल ये निवेश कर रहे हैं। बेटी की शादी से लेकर पढ़ाई और रिटायरमेंट तमाम चीजें इसमें हैं। सालाना 10% का स्टेप अप करने का भी ये सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छी सोच है। इसके अलावा पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, क्योंकि अब तक किसी एक्सपर्ट की सलाह इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो के लिए नहीं ली है। इनका पोर्टफोलियो जो है वो आपको पढ़ के बता देती हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास 3300 रुपए के एलोकेशन के साथ है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ऑप्स फंड इनके पास है। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इनके पास है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 फंड इनके पास है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इनके पास है। अगर आप एलोकेशन देखेंगी तो 3300, 2500, 2200, 2000 इस तरीके का एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा इनके अन्य निवेश भी हैं, जिसमें पीएलआई में ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा एलआईसी में ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आरडी में ये 500 रुपए का और एनपीएस में मंथली ये 4500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरीके का इनका टाइम होराइजन है और जो टारगेट इन्होंने सोच रखा है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है प्रतिभा जी, क्या ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? हरिप्रसाद जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे शोज देखते हो और बहुत अच्छा फंड्स आपने सिलेक्ट किया है। आपके फंड्स में हम ये नहीं बोल सकते कि ये फंड अच्छा नहीं है, आप इससे बेच दो। बहुत अच्छा फंड्स आपने सिलेक्ट किया है। एक ही छोटी बात है कि आप बहुत ज्यादा आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप आमतौर पे थोड़ा एक स्टेबिलिटी देता है। 45% ही लार्ज कैप है, बाकी पूरा आपका मिड और लार्ज कैप में है। तो हमारा यही सुझाव रहेगा, तो अब लार्ज कैप को थोड़ा और बढ़ा दे। 45 का अगर आप 60 तक कर सके तो आपका जो जर्नी होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, वो बहुत ही एक स्मूथ तरीके से जाएगा। क्योंकि मिड और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रहने से वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है और आप घबराहट से बंद भी कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद ने बता दिया कि आपको स्टेप अप करना है, और आप ना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनपीएस में भी डाल रहे हो, तो आपका लार्ज परसेंटेज ऑफ योर इनकम जो है आप सेव कर रहे हो। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो राशि है वो बहुत बड़ा हो सकता है, दूसरा आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो स्टेप अप आप अगर करते रहेंगे और वही परसेंटेज में आप अपना सेविंग करेंगे, जितना आप आज कर रहे हो उतना ही करते रहोगे, 10% बढ़ा के, तो आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा नहीं और आपको बहुत बड़ी कॉर्पस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया। जी, तो रिसर्च काफ़ी अच्छी है आपकी हरिप्रसाद जी, और आपने हमारा शो देखकर ही अपना पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर बना लिया है। जैसा कि प्रतिभा जी अभी बता भी रही थी, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, फंड का सिलेक्शन भी अच्छा है, इसमें आप बने रहिए। मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा ज़रूरी है कि आप लार्ज कैप की तरफ अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर 60 से 65% के बीच आप करिए। इसके अलावा कैनरा रोबेको इक्विटी जो आपके पास फंड है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, जिसकी सलाह आपको प्रतिभा जी की तरफ से दी गई है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश से अगले कॉलर संतोष इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका सवाल लेते हैं। संतोष जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये जो हमारा फंड है वो अभी इस समय जो एसबीआई ब्लू चिप है 1000 का फोकस, एसबीआई का फोकस है 1000 का, और एसबीआई टेक्नोलॉजी है 1000 का, और एसबीआई का ही इक्विटी हाइब्रिड है जिसमें लमसम है 1 लाख। ओके मैम। ओके। और स्मॉल कैप है जो एसबीआई का, उसमें 2000 रुपये पर मंथली जाता है। तो ये हमने तो एक ही एमसी का सारे फंड ले लिए हैं, तो और हमारा इन्वेस्टमेंट लमसम ये 5,000 मंथली जाता है, बाकी लमसम है। तो हमको 1 करोड़ के आसपास 20% चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एडवाइस की। जी, चलिए, तो आपके सवालों से ही समझ में आ रहा है कि आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि आपने सारे के सारे जो फंड्स हैं वो एक ही हाउस से लिए हैं। एसबीआई पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर दिखाया है। तो प्रतिभा जी, मंथली निवेश इनका 5,000 की एसआईपी है इनकी, और 20 साल में 1.5 करोड़ के आसपास का इनका टारगेट है। अगर आप देखेंगी तो पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 1.5 लाख रुपए इनकी हो चुकी है। और जैसा कि ये बता भी रहे थे, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई टेक ऑप्ट, एसबीआई फोकस इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, उसके अलावा जो एकमुश्त निवेश आप देखेंगी वो भी एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एसबीआई मल्टी कैप फंड। तो कुल मिलाकर एसबीआई से ये बाहर नहीं निकले हैं। इनका एक फंड हाउस के लिए इतना ज्यादा प्रेम है, क्या इससे ये टारगेट हासिल कर पाएंगे? और दूसरा सवाल मेरी तरफ से ये है
कि क्या ये हेल्दी होता है कि आप एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स ले लें? क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है क्या? सेकंड सवाल का पहला जवाब देते हैं। एक तो ये फंड्स अच्छे फंड्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमतौर पे एक ही फंड हाउस का लेना हम प्रेफर नहीं करते हैं। आप 2-3 एएमसीज के अगेंस्ट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एसबीआई के जो फंड्स आपने बोले वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि मल्टी कैप जो फंड है वो 1 साल ही हुआ है, उसका ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट अच्छा फंड है। टेक फंड, थीमेटिक फंड है, वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन हमारा सुझाव डेफिनेटली ये रहेगा कि अब आगे जाके जब आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं या फिर इसको मतलब आप एएमसीज थोड़ा डाइवर्सिफाई करें कि एक ही एएमसी, एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में सारा एसआईपी करना, इट्स नॉट सच अ गुड आइडिया। रही बात आपकी 1.4 करोड़ की, आज की तारीख में आपका जो लमसम है 1.5 लाख का आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 20 साल तक ग्रो करता रहेगा, इक्विटी फंड्स में रहेगा, तो वो कब करीब करीब 15 लाख तक बन जाएगा। आप 5,000 का एसआईपी अगर सेम 5,000 करते रहे 20 साल तक, तो वो 50 लाख बनेगा। मतलब आपको 65 लाख का पूरा रकम बन जाएगा, 50 प्लस 50 एसआईपी के जरिए और 15 आपका लमसम, तो 65 लाख बन जाएगा। लेकिन आपका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का है। इसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। एक है कि आप अपने एसआईपी का स्टेप अप करते रहे। आपका उम्र भी कम है, सिर्फ 35 इयर्स के हो, तो आपके इनकम बढ़ती रहेगी। तो आप ये कोशिश करो कि हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़े 10% से इंक्रीज करो। लेकिन तब भी आपका 1.5 करोड़ नहीं बनेगा। 1.5 करोड़ करने के लिए स्टेप अप के साथ आपको 5,000 से अभी थोड़ा बढ़ा के 7,000 का एसआईपी करना पड़ेगा और उसका हर साल 10% बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम है और आप आज के तारीख में 5 से 7 नहीं कर पा रहे, तो भी आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको 10% के बदले में 13 या 15% का इंक्रीमेंट करो हर साल, फिर भी आपका जो कॉर्पस है इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको कॉर्पस इकट्ठा करने में सबको अनेक तरीका होता है। एक तो अभी बढ़ा दो, फिर स्टेप अप करो, या फिर स्टेप अप को थोड़ा इंक्रीज करो। बहुत सारे तरीके होते हैं, निराश नहीं होना है। आपने स्टार्ट किया यंग उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, और स्टार्ट किया है तो फिर अपने लक्ष्य तक आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक फंड के अलावा आप दूसरे जो फंड हाउसेस हैं उस पर भी ट्रस्ट करें और वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो मंथली जो एसआईपी है आपकी 5,000, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से ये सफिशियंट नहीं है, तो आप या तो उसे बढ़ाइए या तो स्टेप अप करते रहिए। लेकिन फिलहाल 7,000 की अगर आप एसआईपी करते हैं और 10% का आप स्टेप अप करते हैं अपनी एसआईपी में और हर साल आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर आप अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ ही डाइवर्सिफाई करना, कम से कम 3 एएमसी में आप डाइवर्सिफाई अपनी पोर्टफोलियो को कीजिए, तो फिर आप बेनिफिट्स जो आप चाहते हैं इससे, यानी कि म्यूचुअल फंड से, उसे पा सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा गिरीश जी। तो चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। रितेश ठाकुर इस वक्त उन्होंने अपना सवाल जो है उन्होंने भेजा है मेल के जरिए। रितेश ठाकुर ने, तो उनका सवाल ले लेते हैं। इनकी उम्र 50 साल है। मौजूदा जो निवेश है इनका अगर आप देखेंगे तो 32,000 की एसआईपी ये करते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अब तक 6 लाख रुपए इनकी हो चुकी है और 10,000 रुपए अतिरिक्त एसआईपी को लेकर ये सलाह चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर ये 42,000 की अपनी एसआईपी कर लेते हैं तो। इनके भी जो टारगेट्स हैं उसमें आप देखेंगे 6 साल में बेटी की शादी का टारगेट है, उसके लिए इनको 50 लाख रुपए चाहिए और 10 साल में रिटायरमेंट को लेकर भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, तो 1 करोड़ उसके लिए चाहिए। जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इनके पास है। एलोकेशन इन्होंने 8,000 का कर रखा है तमाम जितने भी इनके फंड्स हैं उसमें। तो क्या रहेगी सलाह इन्हें आपकी? ये जो फंड्स हैं ये भी अच्छे फंड्स हैं, इसमें कुछ चेंज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर अगेन अगर आप इसका ब्रेकअप लेंगे तो स्मॉल कैप हैवी है। यहाँ पे भी आपका जो लार्ज कैप है वो सिर्फ 45% है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि आपका जर्नी ठीक करने के लिए, स्मूथ करने के लिए लार्ज कैप थोड़ा बढ़ाया जाए। आप वैसे भी 10,000 का एसआईपी करना चाहते हो, तो आप ये जो 10,000 करना चाहते हो ये आप लार्ज कैप फंड में करें। कैनरा रोबैको का ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं, या मिरे का लार्ज कैप में, दोनों में से एक आप ये 10,000 का एसआईपी करें।
जैसे आपने 2 गोल स्प्लिट अप किया है, एक बच्चों के लिए और एक रिटायरमेंट के लिए। बच्चों के लिए आपको 50 लाख चाहिए 6 साल के अंदर। तो हमने आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, अभी जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो एसआईपी के तौर पे, टोटल 32 हो रहा है और प्लस 10 42 का इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो। उसमें 20,000 आप अपने मन में सोच लीजिए, ये बच्चों के लिए आज कर रहे हो आप। और जो अभी तक आपका पूरा लमसम जो इकट्ठा हुआ है, क्योंकि 6 साल बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है, वो लमसम भी बच्चों के लिए अगर हमने रखा है तो ये 6,000 जो है वो 6 साल में 12,000 के करीब हो जाएगा। और आपका टोटल एसआईपी के साथ 20,000 का एसआईपी अगर आप पकड़ ले तो नॉर्मल एसआईपी करते रहेंगे तो 33 लाख बनेगा। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करोगे 10% से बढ़ाते रहोगे तो 38 लाख तक बन जाएगा। तो ये 50 लाख को आपको थोड़ा 50 लाख नहीं बनेगा, करीब करीब 40 लाख के इतना अमाउंट आपका बच्चों के लिए बन जाएगा। अब ये 6 साल बाद जो 20,000 का एसआईपी बच्चों का खत्म हो गया, वो आप रिटायरमेंट में ऐड कर दीजिए। तो पहले 6 साल आप 22,000 रिटायरमेंट के लिए सेव करोगे और बाकी के 4 साल आप 42,000 रिटायरमेंट के लिए सेव करोगे। अगर इसमें भी आप इसमें कोई लमसम नहीं है, क्योंकि सारा लमसम हमने बच्चों के लिए एलोकेट कर दिया। अगर इसमें भी अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे तो सिर्फ 65 लाख इकट्ठा होगा। अगर आप 10% से स्टेप अप करते रहोगे जो अमाउंट है, तो करीब करीब 90 लाख के रकम इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने अच्छा अमाउंट चुना है एसआईपी के लिए, फंड्स भी अच्छे सुने। सिर्फ मेंटली आप इसको सेग्रीगेट कर दे, ये बच्चे का, ये हमारा, और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपका मकसद पे पहुंच जाएंगे। जी, तो चलिए अगले जो हैं नीलेश, उन्होंने भी अभी मेल के ज़रिए हमें अपना सवाल भेजा है। उनकी उम्र 43 साल है। एक मुश्त निवेश को लेकर इनको सलाह चाहिए। 6 साल के लिए 30 लाख का ये निवेश करना चाहते हैं और किस फंड में करें, ये कितना बेहतर रहेगा, ये इनका सवाल है। जब हम फंड का सजेशंस देते हैं कोई भी इन्वेस्टर को, तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप कितना होना चाहिए। जैसे मैंने बताया सबको कि लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो आप बता रहे हो कि आपको 30 लाख इन्वेस्ट करना है, तो इसका 15% यानी कि 4.5 लाख आपको करना है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये लार्ज कैप फंड है। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, मेरा एसेट मिड कैप फंड, ये सारे में आपको 15-15 करना है। या प्योर इक्विटी फंड्स है। और जो एक्सेस स्मॉल कैप में 15-15% मतलब 4.5 लाख, और स्मॉल कैप एक्सेस स्मॉल कैप जो फंड है ये भी प्योर इक्विटी है। इसमें आपको करना है 10% का निवेश, मतलब 3 लाख का। ये सारे जो है अगर आप एक टाइम पे डालेंगे तो उतार चढ़ाव हो सकती है, मार्केट हाई है लो है वो बाद में पता चलता है। इसलिए हमारा सुझाव रहेगा एसटीपी कीजिए, 20 हफ्ते के लिए एसटीपी कीजिए। जितना भी अमाउंट डाल रहे हैं उसको 20 से डिवाइड करके हर हफ्ता उतना अपने डेट फंड से एसटीपी कीजिए इक्विटी में। 2 फंड हमने आपको हाइब्रिड का भी सजेस्ट करेंगे कि आप एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड में निवेश करें। वो भी 4.5 यानी 9 लाख टोटल आपको इन्वेस्ट करना हाइब्रिड फंड्स में। क्योंकि ये हाइब्रिड फंड्स है, इसे 20 हफ्ते के लिए करना जरूरी नहीं है। आप 8 हफ्ते के अंदर एसटीपी करें, हर हफ्ता इक्वल अमाउंट में डिवाइड करके 9 लाख डिवाइडेड बाय 8 उतना अमाउंट आप एसटीपी करें, तो दिस विल बी अ गुड पोर्टफोलियो। जी, तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन प्रतिभा गिरीश जी, आज के लिए आपके टॉप 4 पिक्स कौन से हैं? कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप में अच्छा परफॉर्मेंस है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक मैं हर शो में ये बोलती हूँ, स्टेलर परफॉर्मेंस है। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड का भी बैलेंस एडवांटेज मतलब इक्विटी है डेट है, फिर भी सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स जो है वो डबल डिजिट है। और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, ये भी हाइब्रिड होने के बावजूद नियरली इक्विटी टाइप रिटर्न्स दिया है। तो दीज आर माय टॉप 4 पिक्स फॉर टुडे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शो पर और कॉलर्स के सभी सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिभा जी आपका। और इसी के साथ योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।